तो मैं दिनेश एक बार फिर YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं नेटवर्क एनालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, आज का जो लेक्चर है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, डेल्टा टू स्टार में परिवर्तन करने के लिए आप इसके अंदर से कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया भी है, यदि आप डेल्टा टू स्टार में जाते हैं तो स्टार इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बनेगा और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जैसे R1 मानते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई और तीनों का सम करके डिवाइडेशन कर देंगे। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 6। तो R1 की वैल्यू तो हो गई 1। देखिए 1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें ये है। चलिए एक और देख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो R2 की वैल्यू क्या रहेगी, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, क्योंकि तीनों का सम तो इक्वल ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और R3 भी देख लेते हैं इसी तरह से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2/6, दैट मीन्स 1/3। तो एक ये और ये तीनों मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी इसी तरह का है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टार से डेल्टा में जाना है। तो इन की वैल्यू क्या रहेगी, अब ये देखो, ये यहाँ पर आर ए कह रहा है, यहाँ वाला रजिस्टर आर ए है, यहाँ आर बी है और यहाँ आर सी है, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, ये जो पास वाले जो रजिस्टर हैं इन दोनों का एडिशन, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R2 डिवाइड बाई इसके अपोजिट में जो ब्रांच है उसका डिवाइडेशन। तो B जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दोस्तों, आपको यदि ये स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आप अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। ओम का नियम किस में लागू नहीं होता, जाहिर सी बात है अर्धचालकों में ओम का नियम लागू नहीं होता। डीसी के अंदर लागू होता है, छोटे प्रतिरोधों में, उच्च धाराओं में, सभी में ये लागू होता है। और ये यहाँ पूछ रहा है नहीं लागू होता, किस में नहीं लागू होता, तो वो आपका अर्धचालकों में ये लागू नहीं होता। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। निश्चित लंबाई और प्रतिरोध वाले एक कॉपर तार को उसके आयतन में परिवर्तन किए बिना लंबाई को 3 गुना बढ़ाया जाता है तो नए तार की प्रतिरोध होगी। तो हमें पता है R जो होता है वो रो L/A होता है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि यदि केवल लेंथ में परिवर्तन होता है तो R न्यू जो होगा वो क्या होगा, N² इंटू R, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि यदि तार की लंबाई प्रतिरोध एक कॉपर तार को उसके आयतन, तो आयतन में परिवर्तन तो हुआ नहीं है, तो एरिया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू L, ठीक है, वॉल्यूम एरिया इंटू L हो गया। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आती है, वॉल्यूम डिवाइड बाई L, ठीक है। ये A जो है ये आप यहाँ पुट करोगे तो R की नई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रो L² डिवाइड बाई V। अब ये कह रहा है कि 3 गुना लेंथ जो है लंबाई वो 3 गुना बढ़ा देंगे तो R क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा। देखिए R जो है ये तो सेम है, और ये ध्यान रखना, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो केवल
मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ एरिया। तो ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। और वॉल्यूम ये कह रहा है कि परिवर्तन हुआ नहीं है। लेंथ जो है वो 3 गुना बढ़ा दी है, तो लेंथ 3 का स्क्वायर तो कितना है 9, तो 9 गुना। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये है, जब एक हीटर की प्रतिरोधकता तत्व के फ्यूज हो जाने पर कुछ भाग को हटाकर पुनः जोड़ दिया जाता है तो हीटर की शक्ति में क्या परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा कि हीटर के अंदर कुछ इस तरह से तार जुड़े रहते हैं। तो हम यदि ये कई बार क्या करते हैं कि वायर टूट जाने के बाद हम उसको हटाकर दूसरा इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो लेंथ कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस कम होने से हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R। जब लेंथ कम हुई तो रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब क्या है कि पावर शक्ति जो होती है ना, हीटर की शक्ति में क्या परिवर्तन होगा, तो हीटर की शक्ति क्या होती है I²R। तो करंट बढ़ेगी, करंट का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दिष्ट धारा की स्थिति में धारा की दिशा और परिणाम स्थिर रहते हैं। दिष्ट धारा में क्या होता है, करंट जो होती है, करंट या वोल्टेज जो भी होता है कांस्टेंट होता है विथ टाइम। तो और दिशा डायरेक्शन भी एक ही रहती है, धारा की दिशा और परिणाम स्थिर रहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। आगे के ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सड़क पर लगे बल्बों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, उसमें कनेक्शन किस तरह से होते हैं, ए समांतर क्रम में होता है, सभी को पता है। घरों में सारी जगह समांतर क्रम में ही संयोजन होता है। अगला देख लेते हैं। परीक्षण के लिए उपयोग लिए जाने वाले टेस्ट लैंप का वोल्टेज होना चाहिए। टेस्ट लैंप जो होता है उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, लैंप का वोल्टेज हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है चालकता जो होती है वो मोह के मोह का चालकता और मोह का रेशियो जो है वो समानुपाती होगा। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो चालकता क्या होती है, चालकता की यूनिट क्या होती है, 1/ρ होती है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी क्या हो जाएगी, महो। तो चालकता की यूनिट क्या होगी, महो। तो इसी तरह से प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम। धारिता की हेनरी, नहीं ये गलत है, यहाँ फेरेड होगा। प्रेरकता जो होती है वो हेनरी होती है और फेरेड जो है धारिता की यूनिट होती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ल्यूमेन, ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉम इस तरह से लिखते हैं, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ जो है आपको ये जो है माइनस लगाना, इसमें मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। धारिता की इकाई होती है, धारिता देखिए कैपेसिटर के अंदर Q इक्वल्स टू CV, ये आप ध्यान में रखना। तो चार्ज जो होता है वो C इंटू वोल्टेज, तो C इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन V। Q की यूनिट कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट। तो कूलाम इसकी यूनिट कूलाम पर वोल्ट। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि 3 15 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो कुल धारिता क्या होगी। तो देखिए श्रेणी क्रम में यदि कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो वो किस तरह से करेंगे, श्रेणी क्रम का क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
ये श्रेणी क्रम के अंदर ये होता है। तो ये कह रहा है कि 3 बराबर माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड के हैं तीनों, तो क्या हो जाएगा 1/3, 15/3 कितना आता है 5। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अब इसके अंदर इसने ये कहा है कि 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर जो हैं वो क्या किया है, इसने समांतर क्रम में संयोजित किया है। तो 10-10 के हैं तीनों, तो समांतर क्रम में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट जो होता है C1 + C2 + C3, तो 10 × 3 30 माइक्रोफेरेड। चलिए, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। एक पैराविद्युत पदार्थ होना चाहिए। पैराविद्युत पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जो करंट को रोक सकता हो। कैपेसिटर के अंदर जो इन दोनों के बीच जो कैपेसिटर के अंदर हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। करंट को रोकने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, कुचालक। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एक संधारित्र की धारिता किससे प्रभावित नहीं होती। संधारित्र की धारिता, तो C = परमिटिविटी इंटू A / D। D जहाँ दोनों प्लेट की जो बीच की जो डिस्टेंस है, और A जो है वो एरिया है प्लेट का, और ये आपकी परमिटिविटी है, पैराविद्युतांक। तो एक संधारित्र की धारिता किससे प्रभावित नहीं होती। दो प्लेटों के मध्य दूरी से बिल्कुल होती है प्रभावित, प्लेटों के क्षेत्रफल से बिल्कुल होती है, प्लेटों की मोटाई से, उपरोक्त सभी। जी, प्लेटों की मोटाई से जो है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स फाई = वेबर, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है। विद्युत के फॉर्म में होती है, कैपेसिटर के अंदर विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में होती है, और इंडक्टर जो होता है ना उसमें चुंबकीय ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए रूप गुणांक का मान क्या होता है। फॉर्म फैक्टर जो होता है, रूप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, RMS वैल्यू / एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ये भी देख लीजिए, फुल वेव, हाफ वेव। फुल वेव के लिए RMS वैल्यू जो होती है वो होती है VM या IM / √2, और एवरेज हाफ वेव के लिए क्या होती है, VM/2। इसी तरह से एवरेज वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, 2π VM/π, और हाफ वेव में क्या हो जाएगी, VM/π। तो ये जो होती है ये आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS/एवरेज। अब प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा है तो फुल वेव की होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, RMS वैल्यू क्या होती है, VM/√2, और डिवाइड बाई एवरेज, तो इसका भाग लगाएंगे तो क्या रहेगा, 2VM, और पाई ऊपर चला जाएगा तो VM कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, π/2√2। बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रत्यावर्ती विभव का शिखर से शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा यदि इस तरह से चल रही है, ये यदि VM है तो शिखर से शिखर मान क्या हो जाएगा, 2VM। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर। अगला देख लेते हैं। LC अनुनादी परिपथ की कोणीय आवृत्ति, आपने ओमेगा = 1/√LC, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है,
R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो विशिष्ट प्रतिरोध R भी उच्च होता है, ये भी उच्च ही होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। श्रेणी एल सी आर परिपथ में धारिता को 4 गुणा करने पर समान अनुनादी आवृत्ति के लिए, तो F इक्वल्स टू हमें पता है अंडर रूट एल सी होता है। अब ये कह रहा है कि समान आवृत्ति में कोई परिवर्तन ना हो। यदि C की वैल्यू आप 4 गुना बढ़ा दो, 4C कर दो, तो L की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, L/4, तभी सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। 1 किलोवाट के विद्युत हीटर में 30 सेकंड में ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, P इंटू टी या W इंटू टी। तो कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10⁻³ 1 किलोवाट का मतलब हो गया इंटू 30 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो कोस फाई जो होता है पावर फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। निर्वात की सापेक्ष पारगम्यता μR रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होगी, 1। इसमें हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव सापेक्ष पारगम्यता जो है वो यूनिट लेस होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगला सवाल ले लेते हैं। स्थायी चुंबक सामान्यतः बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट मिश्रण के बनाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। जब एक कुंडली के प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाता है तो टाइम कांस्टेंट आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, L/R होता है इंडक्टर के केस में। तो यदि प्रतिरोध को दुगना कर दें, इसकी वैल्यू को दुगना कर दें, तो समय नियतांक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L/2R कर दोगे तो टाइम कांस्टेंट हाफ हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। बल्ब के तंतु का गर्म होने पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है जबकि ठंडा होने पर कम, क्योंकि तंतु का ताप गुणांक, तो ताप गुणांक क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा, तभी तो क्या है। देखिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ यदि रेजिस्टेंस बढ़ता है, गर्म होने पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव हो गया ना। यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती तो वो नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर धनात्मक हुआ। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको ये लास्ट सवाल है आज का, तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो किस तरह से करोगे, इसका आंसर जो है वो ए है, वो आपका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा, देखिए करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस देखिए पहले तो कितना है। यदि करंट सोर्स को ओपन कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, RTH इक्वल्स टू कितना है, 2 ओम। क्योंकि इसको यदि करंट सोर्स को ओपन कर दोगे तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच प्रतिरोध क्या रहेगा, 2 ओम ही रहेगा। ये वाला तो ओपन हो गया, तो रजिस्टर की वैल्यू तो 2 आएगी। और क्या है, ये अब करंट यदि इस तरह से फ़्लो करें इस सर्किट के अंदर तो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना रहेगा, करंट तो प्लस से माइनस ही चलेगी। 2 ओम के अक्रॉस करंट कितनी है, 6 एम्पियर जाएगी, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 वोल्ट। लेकिन हम ओपन सर्किट वोल्टेज इस तरह से एज्यूम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -12। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर जो है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं लेकर आया था, ताकि
कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में भी साथ में कर लिए जाएं। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।